देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। आज प्रोग्राम में तस्करा करेंगे पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का बिगेस्ट कॉर्पोरेट कॉन, एक ऐसा फ्रॉड जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, एक ऐसा इशू जिसके हवाले से आज इंडिया की जो इकोनॉमी है, जिस बबल की हम बात करते हैं, एक बिग इकोनॉमी, बिग डेमोक्रेसी, उसके हवाले से तमाम तर दावों की कली खुल कर रह गई है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अडानी ग्रुप का जो स्कैम सामने आया, जो रिपोर्ट मंजर आम पे आई हिडेनबर्ग की जानिब से, उसने पूरी पाकिस्तान की नहीं बल्कि दुनिया भर की इकोनॉमीज के लिए एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर कैसे इतने कम वक्त में कोई ग्रुप या कोई एक शख्स इनफरादी तौर पे या कलेक्टिवली इतने बड़े ओहदे पे या इतने बड़े फाइनेंशियल एवेन्यू पे विराजमान हो सकता है। ये सारे जो इश्यूज आए, इसके बाद जो अडानी ग्रुप की जो वर्थ रही, जो कि 120 बिलियन डॉलर बताई जा रही थी, जैसे ये रिपोर्ट मंजर आम पे आती है, तकरीबन 65 बिलियन डॉलर यानी कि 4 लाख करोड़ रुपए जो इंडियन रुपीज हैं, वो विद इन 3 डेज वाइप आउट हो जाते हैं। आज प्रोग्राम में इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ जो पैनलिस्ट है वो बड़े जबरदस्त है, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के पैनलिस्ट हैं। मैं तारुफ कराता चलूं, हमारे साथ स्टूडियोज में ज्वाइन करें जनाब कर्नल रिटायर्ड रिजवान अहमद साहब, accompanying him चौधरी नातिक उबैद, एंड हमें जूम पे ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक के थ्रू जनाब आमिर जहांगीर साहब। मैं अपने तमाम तर मेहमानों को वेलकम करूंगा और कल साहब, स्टार्टिंग द टॉपिक फ्रॉम यू, इज इट अ कॉन, इज इट अ नेशनल इशू, इज इट अ इंडिविजुअल इशू? नहीं जी, इट इज़ अ ग्लोबल इंटरनेशनल इशू। और ये कॉर्पोरेट जो दुनिया के अंदर जो इस पर कैपिटलिस्ट सिस्टम जो राइज है, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड का जो है, जो हिंडरबर्ग की रिपोर्ट के तहत को वर्ल्ड का बिगेस्ट स्कैम के तौर पे उन्होंने इसको कॉन के नाम से कॉल करके, कॉन का मतलब एक आम जबान में समझ लीजिए कि चोरी, एक फ्रॉड, एक दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है। ये बहुत बड़ी खबर है। अच्छा, सेकेंडली थोड़ा सा डिस्क्लेमर मैं इसमें जरूर शेयर करना चाहूंगा कि अपने हवाले से भी और इस मौजू के हवाले से भी आज हमने सेलेक्ट किया कि ऑल्दो कि सब पूरा पाकिस्तान अभी लोकल जो हमारी नेगोशिएशन चल रही है IMF उसी और रुपी पैरिटी डॉलर के ऊपर ही जो है ना वो इनगल्फ हुआ है, लेकिन कम से कम हमें अपने इमीडिएट जो नेबरहुड में जो हमारा एक एडवर्सरी है, जो हमारा नेबर और हमारे दुश्मन, और दुश्मन बोल के इंडिया है, एनिमी है, और हमेशा उसने हमारा बुरा चाहा है, तो यहां पे थोड़ा सा जो है ना उसकी चीजों को, उसकी जो वीकनेसेस है उसको हाईलाइट करना बड़ा जरूरी है कि ग्लोबली वो इस वक्त इंडिया किस तरीके से जो है ना एक्सपोज हुआ है। और जिस तरह आप ऑलरेडी आपने अपने थोड़े से इंट्रोडक्शन में बता दिया है, तो देयर इज ये तकरीबन 24 और 26 ऑफ जनवरी को एक हिंडरबर्ग, एक कंपनी है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी है, उन्होंने अपनी एक 106 पेज की एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसपे उन्होंने 88 प्लस क्वेश्चंस रेज किए हैं अगेंस्ट अ ग्रुप जो कि अडानी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप है टेलीकॉम, उस पे इंफ्रास्ट्रक्चर में, कम्युनिकेशंस में, ट्रांसपोर्टेशन में और एनर्जी सेक्टर में ऑपरेट कर रहा है। और वेरी इंटरेस्टिंगली ये भी एक कॉलेज ड्रॉप आउट थे इसके MD जो थे, और वो बिलोंग करते हैं गुजरात से। और मुझे अब कहने दीजिए मजीद डिटेल्स में जाके, हिंडरबर्ग ने रिपोर्ट में नहीं कहा, लेकिन मुझे कहने दीजिए, इसको लिंक करने दीजिए कि ही बिलोंग्स टू गुजरात, और ये मोदी के एक तरीके से समझ लीजिए कि इसके ये फाइनेंशियल कॉनमैन भी थे, और मिस्टर मोदी का ये फ्रंटमैन थे, जो मोदी की सो कॉल्ड उसने जो 3.4 ट्रिलियन डॉलर्स की एक इंडियन इकोनॉमी को रेस करने में इनके फ्रॉडस्टर और इनकी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज जो हैं वो उसका शाखसाना बनी है, और ये रिपोर्ट में प्रूवन है। और आउट ऑफ दोज 88 क्वेश्चन जो रिपोर्ट है, हम आगे बात भी करेंगे वो क्या क्वेश्चन और क्या एलिगेशंस हैं, इंडिया ने इन्होंने अपना जवाब और रिस्पांस जमा कराने की कोशिश की है। तो ये उस रिस्पांस और उस जवाब को भी जो है ना इंडियन, द वन ऑफ द लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, जो कि 3 ट्रिलियन क्रॉस करके, तो वो उसको जो है ना नेशनलिज्म के पीछे छुप रहे हैं कि खुदा ना खास्ता ये जो है ना ये हमारी नेशन पे हमला है, हमारी नेशनहुड पे हमला है और वगैरह वगैरह। वेयरएज के जो रिपोर्ट है वो स्ट्रेट अवे कह रही है जी हमें इंडिया की डेमोक्रेसी और इंडिया के किसी भी स्टेटस से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द कंपनी, सो द कंपनी इज हाइडिंग बिहाइंड द नेशनहुड। और ये वो कंपनी है जो कि मोदी का, गुजरात का अगर हमें पता हो, जो उसके मैसेकर्स में जिस तरीके से मोदी और मोदी की हिंदुत्व रिजीम और RSS और जो उनकी एक्सट्रीमिज्म वहां पे नेशनलिस्ट पॉपुलिस्ट जो उन्होंने पिछले सालों में मुसलमानों को जिस तरीके से एथनिक क्लिंजिंग करके वाइप आउट करने की कोशिशें की हैं, ये उसके साथ जिसे कहना चाहिए हैंड्स इन ग्लोव है दिस कंपनी। ये उसकी एक मॉरल, फाइनेंशियल और एक उसकी एथिकल, सो कॉल्ड अनएथिकल सपोर्ट के तौर पे इसने वहां पे प्रूफ किया है। और फिर उसके बाद होता क्या है कि जब ये रिपोर्ट आती है तो दे आर अनेबल टू डिफेंड इट एज ऑफ नाउ। और उस रिपोर्ट के बाद जिस तरह आपने ऑलरेडी भी बात कर दी थी, तो इट्स बीन 10 डेज, और 10 डेज में 24 को रिपोर्ट, हाँ 24 को रिपोर्ट आई है, आज 3 फरवरी है। तो ये आपके नाजरीन को ये जानना चाहिए, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान का अगर टोटल GDP $300 बिलियन पे है, तो 1/3 ऑफ टोटल पाकिस्तान का 1/3
इतना अमाउंट जो है इस कंपनी के स्टॉक्स में वो वैल्यू जो है ग्लोबली वाइप आउट हो चुकी है। $110 बिलियन 110 बिलियन जो है वो वाइप आउट हो चुकी है अप्रोक्सीमेटली, जिसलिए ये अनस्टॉपेबल है। ये इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, इसका डोमिनोज इफेक्ट है, और इसका जो इसकी जो नीचे तक इसका इम्पैक्ट आएगा, इट विल कीप ऑन हैपनिंग दैट वे। दिस आई एम नॉट सेइंग, इट इज इंडियंस और उनके लोकल व्लॉगर्स और वहां से जो खबरें आ रही है वो कह रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट थोड़ी सी, हाँ, मैं आमिर साहब को इसमें जरा इंक्लूड करना चाहूंगा। आमिर साहब, ये जो ओवरऑल स्कैम सामने आया है, वीसी के जब इतने बड़े एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर या इतने बड़े एक ग्रुप के ऊपर जब इस तरह के इफेक्ट्स आते हैं, तो इंडिविजुअली वो उसके ऊपर महदूद नहीं रहते, उसका असर बहुत वसी होता है। नेशनली उसको बहुत सारे एरियाज के ऊपर ऑब्जर्व किया जाता है। जो वहां के बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज होंगे उनका भी डेफिनेटली इसमें एक बड़ा स्टेक होगा, एंड व्हाई नॉट पॉलिटिशियंस का, कहीं ना कहीं उनका भी तो एक इसमें लिंकेज होता है। तो हाउ इट्स गोइंग टू इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी इस हवाले से? देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क आता है वो तो परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया की जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है उसके ऊपर आता है कि ये कैसे उनके नज़र से स्लिप आउट हो गई ये चीज़। दूसरा, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखना होगा, क्योंकि किस तरह से अडानी ग्रुप ने अपने जो एसेट्स हैं उनको जैकअप करके दिखाया स्टॉक एक्सचेंज को भी वहाँ पर और अपने रेगुलेटर को भी। और उसकी बड़ी वजह ये थी कि अडानी ग्रुप जो है वो एक्वायर करना चाहता था एनडीटीवी के स्टेक्स, और ये स्टेक्स बेसिकली वो गवर्नमेंट, मोदी साहब की जो गवर्नमेंट है उसके लिए स्टेक लेना चाहते थे, ताकि वो एक ऐसी प्रोपेगेंडा मशीन क्रिएट करें जो कि उनके फेवर में मोर कंटेंट दे। तो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन द गवर्नमेंट्स परफॉर्मेंस, ऑन अ रेगुलेटर्स इंडिपेंडेंस ऑल्सो, कि किस तरह से एक छोटी सी कंपनी शाह धंधिया जो है वो 100 बिलियन, यानी कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी की ऑडिटर थी, जिसके टोटल 11 लोग एम्प्लॉइज थे, और उसका जो दूसरा क्लाइंट था, इस कंपनी के सिर्फ 2 क्लाइंट्स थे, एक अडानी ग्रुप था और दूसरा जो क्लाइंट था वो $8 मिलियन की सिर्फ एक कंपनी थी जिसको वो ऑडिट करते थे। तो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। आमिर साहब, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा ओवरऑल, आमिर साहब एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि ओवरऑल इंडिया में जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कितना इंडिपेंडेंट है और कितना वो एक बबल बेस्ड है, जिसको मेरे ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी बड़ी सीरियसली देखेगी, और आई सी अ लॉट ऑफ सिमिलर इंसिडेंट्स का। बट आमिर साहब, एक सवाल मेरा यहाँ पे, आमिर साहब, परफॉर्मेंस रीविजिट होगी। आमिर साहब, एक छोटा सवाल है। आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि रेगुलेटर कहां पे था, और इस कंपनी के हवाले से ये भी इंफॉर्मेशन है कि इसका बहुत जल्द आईपीओ भी अनाउंस हो रहा था। तो जब कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है, मेन बोर्ड पे होती है, उसके सर्टेन क्राइटेरियाज होते हैं, उसका एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम का उसका ऑडिट रिपोर्ट्स हैं वो सबमिट होते हैं, उसकी स्क्रूटनी होती है, एंड देन ना सिर्फ वहां के रेगुलेटर बल्कि स्टॉक मार्केट भी इन दिस केस रेगुलेटर का काम कर रही होती है। तो इतना सब कुछ आपको कैसे लगता है कि ये स्किप हो गया? कैसे ये सारा कुछ पॉसिबल हो सका? क्योंकि ये एक छोटी इंफॉर्मेशन नहीं है, और एक ऐसी कंपनी जिसका आज से 3 साल पहले तक जो रेवेन्यू था वो इसका 1/3 भी नहीं था, और ये मेजर जो रेवेन्यू जो इंक्रीज हुआ वो 3 साल के अंदर हुआ तकरीबन $100 बिलियन का। तो वहां की रेगुलेटर्स ने, वहां की स्टॉक मार्केट ने सवाल नहीं उठाया होगा कि हाउ यू टर्न आउट दिस मिरेकल, क्योंकि ये टेक्निकली पॉसिबल नजर नहीं आता इतना बड़ा टर्न आउट। जी, इसमें डेफिनेटली जो परफॉर्मेंस है रेगुलेटर की वो एक क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज जो ऑडिटिंग कंपनीज यूज़ हुई इसमें वो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं थी, और जो जिन कंपनीज को वो 2 ही कंपनीज को ऑडिट करती थी, और उनकी जो रिपोर्ट सबमिट हुई है पिछले 3 सालों में, उसको किस तरह से रेगुलेटर ने ओके की चिट दी, इसमें डेफिनेटली हमें डॉटेड लाइंस में कनेक्शंस मिलता है करंट मोदी गवर्नमेंट का भी, कि किस तरह से उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट पावर हाउस बिल्ड किया ताकि वो उसको एक प्रोपेगेंडा मशीन के तौर पे भी क्रिएट कर सके, उनके मुख्तलिफ स्टेक्स इन इंफॉर्मेशन डोमेन के अंदर भी और अदर बिजनेसेस। आमिर साहब, योर पॉइंट टेकन, लेकिन नातिक साहब मैं ये चाहूंगा, कल एक बड़ी खबर ये भी थी, इन सब के बावजूद, कंसिडरिंग ऑल सच बिग मैस,
इंडिया हैज इंक्रीज द डिफेंस बजट, बट अराउंड 13% तक उन्होंने इंक्रीज कर दिया, और खित्ते में इस वक्त एक मेजर इन्वेस्टमेंट इंडिया कर रहा है डिफेंस के ऊपर। Isn't India making fool everyone के we are so strong? क्योंकि जो विजुअल्स इंडिया से आते हैं वहां पे गुर्बत के स्ट्रॉन्ग विजुअल्स नजर आते हैं। एक सर्टन अशराफिया है वहां भी, हम देख सकते हैं क्लियरली कि वो रूल करता है, उसी के पास सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं। यहाँ पे सिचुएशन कुछ और है, यहाँ पे कुछ और नजर आता है। मुनीर, इंडियन जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इस वक्त डिप डाउन है, इन्फ्लेशन जो है वो हाई राइज है, तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी उनकी किसी सूरत अच्छी नहीं जा रही। सही। आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो कहता है कि जी 2023 के अंदर वैसे भी 2.9% पूरी दुनिया में इकोनॉमी जो है वो गिरेगी, तो साइड बाय साइड दुनिया की इकोनॉमी शाइनिंग इंडिया, बिग इकोनॉमी। वो देखिए, वो एक प्रोपेगेंडा जिसकी आमिर साहब ये बात कर रहे थे, कर्नल साहब ने ये बात की, तो वो शाइनिंग इंडिया। फिर आप 13% इंक्रीज करते हैं डिफेंस बजट के अंदर, फिर आपने अपनी हैवी मोबिलाइजेशन जो है वो चाइना पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर की हुई है, उसके एक्सपेंसेस हैं। नागालैंड के अंदर आपकी इंसर्जेंसी चल रही है, वहाँ पे आपने बूस्ट अप किया। कश्मीर के अंदर आपकी इंसर्जेंसीज हैं, उसमें आपने बूस्ट अप की। तो इकोनॉमी कैसे जो है वो पैरालाइज हो सकती है? नहीं हो सकती इतने सारे एक्सपेंडिचर्स के बाद। और फिर जब आपकी ग्रोथ जीडीपी जो है वो कम गिर रही है, तो फिर आप यू कैन नॉट पैरालाइज योर इकोनॉमी। सेकेंडली आपकी इट इज मैनिपुलेटेड बॉलीवुडिश, ये सब बॉलीवुडिश है। ये इनकी जो एक माइंड लैंग्वेज है, ये हर चीज को ड्रामेटाइज करके पोर्ट्रे करते हैं और उसमें एक बबल क्रिएट करते हैं। इनकी बबल है, ठीक है ना। इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जिसका 16% जो है पार्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ इनकी पूरी इकोनॉमी के अंदर, वो इस वक्त डिप डाउन है। तो फिर 13% डिफेंस में इंक्रीज कर देना, तो ये इट्स अ बबल। जंगी जुनून का अच्छा, कुछ है, जंगी जुनून है। सेकेंडली एक बात मैं शेयर करना चाहूंगा कि ये जो गौतम अदानी की हम बात कर रहे हैं, गौतम अदानी साहब जो हैं, जिसने कर्नल साहब ने बोला, आमिर साहब ने बोला कि ये फ्रंटमैन है मोदी का एटीएम है। मोदी का जो है के लिए 2008 से इसका नाम साथ साथ पार्ट एंड पार्सल चला आ रहा है। मोदी ने जब 2016 के अंदर प्राइवेटाइजेशन का सिलसिला स्टार्ट किया है, तो गौतम अदानी को 50 ईयर्स के लिए एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है 50 ईयर्स के लिए दे दिया गया, जबकि इसका कोई बैकग्राउंड दूर दूर तक एयरपोर्ट एयर इंडस्ट्री से नहीं था। अच्छा वरुण भाई, देखिए इसको आम ऑडियंस के लिए ना बड़े आसान लफ्जों में, और अगेन रेफरिंग बैक टू द रिपोर्ट, क्योंकि रिपोर्ट में कुछ स्टैट्स आ चुकी हैं, उसका जवाब नहीं दे पा रहे, तो इसमें से 2-3 चीजें हम कर लेते हैं। जो रेगुलेटर्स की बात आई थी ना, दिस रिफ्लेक्ट्स कि अगर इंडिया की नंबर 1 ऑफ द कंपनी जो के, और वो आदमी जो कि वर्ल्ड में नंबर 3 और 4 के स्टेटस पे पहुंच रहा था, वो दुनिया का बिगेस्ट कॉन मैन के तौर पे जो है ना इस वक्त एक्सपोज हो रहा है, जिसका अभी तक कोई पॉजिटिव जवाब वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सके। अच्छा, बिगेस्ट कॉन मैन में हमने बहुत सारी बातें कर ली। आम नाजरीन के लिए मुख्तसर ये बात है कि उसका एक सगा भाई जो कंपनी का एमडी बना दिया जाता है, वो 2 दफा जो है वो 2002-2004 में टैक्स एवेजन्स में, फ्रॉडस्टर्स पे वो अंडर इन्वेस्टिगेशन होके वो शायद जेल में भी जा चुका है। एक उनका ब्रदर लॉ है कोई जो के जो टैक्स फ्रॉड्स हैं थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के डायमंड की ट्रेड के अंदर, वो उसके ऊपर डॉक्यूमेंटेड है, वो भी कंपनी के बोर्ड पे है। फिर इनका एक और भाई है इसी अडानी साहब का ग्रुप में, जो कि डॉक्यूमेंटेड है कि वो 38 इंटू इनकी जो शेल कंपनीज थी, ये हमने पनामा लीक्स के अंदर और अदरवाइज भी आजकल कॉमन आम फैम लोगों को ये पता लग गया है कि शेल कंपनीज क्या होती हैं, कि एक ऑफशोर कंपनीज होती हैं जो कि जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, इनकी कोई वो नहीं होती, और वहां पे आप अकाउंट ले लेते हैं, वहां पे कोई आदमी हो ना हो, और आप वहां से पैसा फनल करके टैक्स एविजन करके देन यू लैंड दैट मनी इनटू सम अदर कंट्री लाइक यूके और अमेरिका एंड थिंग्स लाइक दैट। तो वो जो पूरा का पूरा एक मनी लॉन्ड्रिंग, बल्कि इस रिपोर्ट में जो 6 उनके ऊपर इल्जामात लगे हैं, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है, उसमें टैक्स एवेजन्स का इल्जाम है, उसमें टैक्स फ्रॉड्स का इटसेल्फ जो सबसे बड़ा, इट्स अ बिगेस्ट क्राइम, और इट्स अ बिगेस्ट क्राइम अगेंस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल जो एक कॉन्ग्लोमरेट। एक चीज ऐड करूं, आई एम सॉरी मैं बात काट रहा हूं, एक और मुझे कह लेने दीजिएगा। ये तो अभी तो हमने सिर्फ इंडिया की लोकल बात कर दी, कुछ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी अभी इसके बाद जो उनके जो जवाब आए वो भी रिकॉर्ड पे लिख देने दीजिए। क्रेडिट स्विस एक लैंडिंग कंपनी है जिसने इस अडानी ग्रुप के जो बॉन्ड्स हैं और उनको जो उनकी क्रेडिट रेटिंग है उसको जीरो कर दिया है, मतलब उसके अगेंस्ट में बोरोइंग नहीं हो सकती, क्वाइट लाइक बाय सिटी ग्रुप, जो सिटी बैंक का सिटी ग्रुप है ग्लोबली इंटरनेशनली, उसने भी इसको स्क्रैप कर दिया है। मूडीज की रेटिंग में ये आ गया कि टिल 2025 अनदर 2 years डाउन द रोड, इस 10 दिन के अंदर नाउ दे आर प्रेडिक्टिंग
कि अब ये जो है ना इनकी जो डेट फाइनेंशियल जो रेस करने की, मार्केट से पैसा उठाने की जो इनकी कैपेसिटी थी ग्लोबली, वो खत्म हो चुकी है, कम हो गई है, रिड्यूस हो गई है, मार्जिनलाइज हो गई है। एंड बिसाइड्स फोर्ब्स वो लिख रहा है कि ये अपने शेयर्स को खुद बायबैक करके उसको ओवर वैल्यू कर रहे थे। तो फोर्ब्स, सिटी ग्रुप, क्रेडिट स्विस, मूडीज रेटिंग, दे आर द सेलर, दे आर द बाय, ओवर वैल्यू करके। तो कहने का मकसद है अब, और जो अभी लेटेस्ट वो एफपीओ 2.5 बिलियन का लेकर आ रहे थे लॉन्च करने के लिए, बनी मजीद डेट रेस कर रहे थे, वो अडानी साहब ने आगे कल कैंसिल कर दिया कि नो वी आर अनएबल टू रेज दिस बिकॉज मार्केट का कॉन्फिडेंस उससे शेकन अप हो चुका है। why we are emphasizing on this is the reality of the Indian economy, जिससे हमारे बहुत सारे जो पाकिस्तानी भाई हैं हमारे अनफॉर्चुनेटली बड़े इंप्रेस्ड है। यस, इनफैक्ट इंडिया ने ग्रोथ की होगी, पैटर्न शो किया होगा, उनके स्ट्रक्चरल इश्यूज सबसे बेहतर हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनका जो लीडिंग आइकन है, उनका जो सबसे बड़ा जो उनका बेंचमार्क था, वो इस तरीके से एक्सपोज हो रहा है। एंड दिस शोज कि ओवरऑल वेयर द इंडियन इकोनॉमी स्टेज टू ऑल द बिगेस्ट कॉर्पोरेट, जब सबसे बड़ा ये कर रहा है तो उसके बाद अगले क्या कर रहे हैं। डेफिनेटली। और एक चीज और भी है, और इसी नोट पे मैं ब्रेक भी लेना चाहूंगा, सवाल छोड़े जाता हूं कि जब मनी लॉन्ड्रिंग का तस्करा पाकिस्तान के हवाले से आता है तो उसको डायरेक्टली बिना सोचे समझे लिंक किया जाता है टेररिज्म से, टेरर फाइनेंसिंग से। लेकिन जब इंडिया के हवाले से इस तरह की बातें होती हैं तो आई एम सॉरी, एफएटीएफ या दीगर दुनिया के बड़े बड़े इदारे इस वक्त खामोश नजर आते हैं। इसके ऊपर बात करेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा तस्करा हो रहा है कि जो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम रिपोर्ट हुआ अडानी ग्रुप का, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा ग्रुप है, और इस स्कैम की रिपोर्ट होने से पहले दुनिया में थर्ड रिचेस्ट ये कहा जाता था अडानी ग्रुप को, और अब ये एक्सपोज हुआ तो उसके बाद यकीन तौर पर जो वैल्यूएशन है वो यकीन तौर पर काफी हद तक डिमिनिश तो हुई है। लेकिन ये सवाल उठाया जा रहा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मनी लॉन्ड्रिंग, जब बात होती है इतने बड़े अमाउंट को मनी लॉन्ड्रिंग किया है तो उसका इस्तेमाल कहां हुआ, कैसे हुआ। पाकिस्तान में अगर इस तरह की सूरत हाल हो तो सबसे पहले तस्करा होता है टेररिज्म का। अगर क्या ये सारे मामलात इंडिया के लिए या इंडिया को सबसे इस्तिस्ना हासिल है? आमिर जहांगीर साहब, ये जो इतना सब कुछ हो रहा है इंडिया के हवाले से, इस तरह की कोई हमने आवाज नहीं सुनी इंटरनेशनली। अगर कोई इदारा या कोई रिसर्च हाउस या कोई एनालिस्ट इसके ऊपर सवाल उठा भी रहा है तो इन लाइंस के ऊपर क्यों नहीं सोचा जाता इंडिया के हवाले से? देखिए, इंडिया की जो परसेप्शन है वो एक डिफरेंट तरह से बनी हुई है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि और उसकी बड़ी सारी वजह हैं, लेकिन वन ऑफ द रीजंस इज़ कि इंडिया अपने डिफरेंट एक्सपेंसेस को डिफरेंट तरीके से शोकेस करता है। अभी हम बात कर रहे थे डिफेंस बजट की, तो डिफेंस बजट जो है वो इंडिया जो एक्चुअली दिखाता है वो 383 बिलियन रुपीस का दिखाता है, इंडियन रुपीस का दिखाता है। बट अगर उसके अंदर एक्चुअल कैलकुलेशन की जाए तो इट गोज़ अराउंड $7 बिलियन के अराउंड बनता है। और इसको वो इसलिए नहीं दिखाते हैं क्योंकि उनकी जो एक्सपेंस है वो एक डिफरेंट तरीके से हो रही है। इसमें जो इंडिया की अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट है वो कहती है कि 68% ऑफ द आर्मी का जो इक्विपमेंट है डिफेंस फोर्सेस का वो विंटेज या जंग कैटेगरी में शुमार होता है, और 24% करंट में है। सिर्फ 8% जो है स्टेट ऑफ द आर्ट उसमें आता है। तो दैट मीन्स कि इंडिया को अपना नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए 10 to 15 ईयर्स के लिए अपना डिफेंस बजट सिर्फ अपने करंट ऑब्सोलीट इक्विपमेंट को मेंटेन करने के लिए खर्च होगा। इसके ऊपर एक चीज और भी ऐड कर दे आमिर साहब कि इसमें एक बहुत बड़ा जो एरिया है वो है पेंशन्स का। जो इंडिया की एक बड़ी फौज है, हम उसको कहते हैं, वो जो रिटायरमेंट है और जो पेंशन्स और उसके हवाले से मामला है, बहुत बड़ा जो एक सेगमेंट है इसमें भी चला जाता है। जी बिल्कुल, ये तकरीबन जो है उनका इंडियन रुपीस में 1196 बिलियन रुपीस बनता है। ये बड़ी उनकी आप समझ लेंगे टोटल डिफेंस बजट का 21% है। सो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेकिन जो अभी जो बात आती है कि इंडिया जो है डिफेंस पे बड़ा स्पेंडिंग कर रहा है, एक्चुअली वो अपने डिफेंस कैपेसिटी के जंग को मेंटेन करने के लिए ये कर रहा है, और उसको अपना सिस्टम अपग्रेड करने के लिए इस वक्त
तकरीबन आप समझ लें कि 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर्स चाहिए होंगे अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करने के लिए। इसमें डिफेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और दूसरे और इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी हैं जिसमें रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी चीज़ें शामिल हैं। तो इज इट अ साइन टू वरी, मतलब पाकिस्तान को इससे परेशान होने की जरूरत है जिस अंदाज से इंडिया अपने जंगी जुनून को लेकर बेकाबू नजर आता है और जिस अंदाज से इंडियन मीडिया पोर्ट्रे कर रहा है, इज इट अ साइन टू वरी फॉर पाकिस्तान? मेरे ख्याल में इतना हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया के अपने इतने इंटरनल सोशल एंड पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस हैं जो कि इंडियन सोसाइटी को इकोनॉमिक स्टैग्नेशन की तरफ ले जा सकते हैं। इसके अंदर अगर आप देखें जो विद इन इंडिया जो डिवाइड क्रिएट हो रहा है बिटवीन दी हिंदुत्व या हिंदू इंटेलिजेंसिया एंड जो प्रोफेशनल्स डेवलप हो रहे हैं, वो इतना विद इन सोसाइटी डिवाइड क्रिएट हो रहा है कि उसको मैनेज करना मेरे ख्याल में बड़ा सीरियस टास्क होगा आने वाली गवर्नमेंट्स के लिए इंडिया। एंड आई थिंक ये एक और लम्हा फिक्रिया होगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, लुकिंग एट इंडिया के क्या इंडिया एक अच्छा पार्टनर हो सकता है अगर इन सब चीज़ों को इशू ना करे, एड्रेस ना किया इंडिया ने। सर कहां से एड्रेस करेगा? आई एम सॉरी टू से, सॉरी टू इंटरप्ट यू। और ये जो इस वक्त जो रिपोर्ट की बात हो रही है, हिडेनबर्ग जो फर्म है वो इतनी कॉन्फिडेंट फिलहाल नजर आ रही है कि उन्होंने तो कहा है अडानी ग्रुप से कि आप अपनी लीगल टीम को ले आए एंड दे आर एक्चुअली शॉर्ट सेलिंग द स्टॉक्स ऑफ अडानी ग्रुप। एंड व्यूअर्स के लिए बताता चलूं, शॉर्ट सेलिंग इज एक्चुअली नथिंग, इट्स सेलिंग विदाउट होल्डिंग। और उसमें जो शॉर्ट सेलिंग कर रहा होता है उसको एक्चुअली जो पैसे बनते हैं, जो प्रॉफिट्स बनते हैं, उसी सूरत में बनते हैं जब कंपनी के स्टॉक की वैल्यूएशन डिक्रीज हो रही हो और मैसिव डिक्रीज हो। जितना डिक्रीज है उतना ज्यादा प्रॉफिट रेशियो है। लेकिन नातिक साहब, ये जो इस वक्त आमिर साहब ने बात कही है, इट्स राइटली पॉइंटेड आउट कि इस वक्त जो नजर आ रहा है एक्चुअली उस तरीके से है नहीं। इंडिया ने समहाउ एक परसेप्शन बिल्ड करने में जो अपनी एफर्ट्स की उसमें कामयाब है। एक्चुअली ग्राउंड पे क्या हो रहा है और इसलिए पाकिस्तान के लिए और खित्ते के लिए इसके असरात क्या होंगे? देखिए, खित्ते में इसके असरात नेगेटिव हैं। हम जो अफगानिस्तान पाकिस्तान की क्रॉस बॉर्डर जो हम टेररिज्म का जो मामला है, टीटीपी की फाइनेंसिंग है, फिर इसके अलावा आप और क्लाइंस्टाइन ऑपरेशन जो इंडिया इसमें इन्वॉल्व है, तो वो पूरे खित्ते को उसने किया हुआ। बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बॉर्डर्स के ऊपर जो है इनके 24 घंटे क्रॉस फायर का मसला है, वहाँ पे क्लाइंस्टाइन ऑपरेशंस हैं। ये सब चीज़ें पैसे मांगती हैं ना, ये सब चीज़ें स्पार्क जो है प्रोड्यूस करती हैं, ये सब चीज़ें एजिटेशन जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। तो इसके नेगेटिव असरात हैं। ये चीज नेगेटिवली नो वन स्टॉप्स। मतलब अगर इतना बड़ा स्कैम अगर पाकिस्तानी ने किया होता तो पूरी पाकिस्तानी कौम को ऐसी शक भरी निगाह से देखा जा रहा होता। लेकिन डू यू थिंक इंडिया के हवाले से ऐसा कुछ है? इंडिया इस वक्त जिन पॉइंट्स के ऊपर काम कर रहा है, शायद इंटरनेशनल जो स्टूडियो है वो उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, वो कल हम कहीं बैठ के बात कर रहे थे कि जो 9 मेजर फैमिलीज हैं या 9 मेजर जो एंटिटीज हैं जो कंट्रोल करती हैं आपके पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सिचुएशंस को, वो बिग नाइन्स ऑफ ऑल दीज कंट्रीज। तो ये उनके एपिटाइट को जो है वो सपोर्ट कर रहा है इंडिया, उनके एपिटाइट के ऊपर काम कर रहा है। तो डेफिनेटली अभी वो जो है हिडन है। मैं कल साहब के पास आता हूं, लेकिन आमिर साहब मुझे एक बात बताएं, आप तो ग्लोबली बड़े सारे मामला से वाकिफ भी है ना, इतना बड़ा जो स्कैम इस वक्त हुआ है एंड इस वक्त तक बज़ाहिर नजर ये आ रहा है जो एलिगेशन है वो प्रूवन है, अभी तक किसी भी तौर से अडानी ग्रुप ने इसका रिस्पांस नहीं दिया। इनफैक्ट अगर अडानी ग्रुप इतना ही इस हवाले से श्योर होता तो अपने आईपीओ को कॉल ऑफ नहीं कर रहा होता। तो कहीं ना कहीं दे फील देयर इज अ होल इन द शिप। तो अब इतना बड़ा एक स्कैम जो इस वक्त आया है मंजर आम पे, इसका असर इंडिया की ओवरऑल इकोनॉमी पे कैसे पड़ने जा रहा है और इंडिया के जो बिग जायंट्स हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, वो इस वक्त इस हवाले से कितने मोहतात होंगे? क्योंकि आज एक रिपोर्ट आई है, कल दूसरी आ सकती है और उसके बाद यकीन तौर पे एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो इसका होना ही है। जी, इसमें डेफिनेटली इंडिया के अंदर जो स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड खासकर अकाउंटिंग के मैकेनिज्म्स हैं वो क्वेश्चन के ऊपर किया जाएगा। इसके अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें देखने की है कि हर वो कंपनी जो हिंदुस्तान में लिस्टेड है उसकी इवैल्यूएशन को
एक डिफरेंट नज़र से अब देखा जाएगा। तो कॉर्पोरेट इंडिया की जो सैंक्टिटी है वो मेरे ख्याल में मुतासिर होगी, और हर वो कंपनी जो इंडिया से बिजनेस कर रही है वो ये ज़रूर देखेगी कि किस तरह से हर दूसरी कंपनी कहीं अडानी, नेक्स्ट अडानी ग्रुप की कंपनी तो नहीं बन सकती। Colonel Saab, you want to add on this thing? Create a serious mistrust in the business environment within India. चले, ये तो वक्त ही साबित करें। कल साहब, डू यू थिंक आमिर साहब जो कह रहे हैं एक्चुअली मिसट्रस्ट बिल्ड होगा, क्योंकि स्टेक्स कहीं ना कहीं बहुत से लोगों के हैं इस वक्त इंडिया में। मैंने ये Due to various reasons. शुरू में ही बात की थी, और अगेन 10 डेज में जो 110 बिलियन डॉलर्स अगर चले गए हैं तो पर डे के हिसाब से इट इज 10 बिलियन डॉलर्स प्लस की जो है ना वो डेप्रिसिएशन आ रही है, डिवैल्यूएशन आ रही है। तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, और अभी ये बढ़ेगा। दिस इज होपफुली ये कितना बढ़ सकता है ये देखिए, इंडियन इकोनॉमी तो 3.4 ट्रिलियन डॉलर्स की, अगर इंडियन इकोनॉमी जो है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में अगर आपने आपको शो कर रही है, उसका लीडिंग जायंट जो है वो इस तरीके से अगर 10 बिलियन डॉलर से डेली लूज आउट कर रहा है, तो ये तो लेमन ब्रदर्स का 2007 में एक ग्लोबल जो फाइनेंशियल मेल्टडाउन आया था, जिसके अंदर जो है ना वर्ल्ड से वो 500-600-800 बिलियन डॉलर जो वाइप आउट हो गए थे। बड़े बड़े जाइंट बैंक्स जो थे, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट बैंक्स जो थे, उनको बेल आउट करना पड़ा था, फिर अमेरिकन गवर्नमेंट को उनको वहां से निकालना पड़ा था। तो समथिंग टू दैट काइंड ऑफ अ ट्यून मैं इसको देख रहा हूं। अच्छा, बिफोर वी मिस आउट, एक थोड़ी सी बीच में चूंकि बात आई थी वो इंडिया की डिफेंस और स्ट्रेटेजिक स्पेंडिंग के ऊपर, और पाकिस्तान को वरी होना चाहिए कि नहीं चाहिए। आई 100% एग्री विद आपके दोनों ऑडियंस, जो आपके दोनों वो हैं जो पैनलिस्ट हैं, उनसे मैं एग्री करता हूं। मैं थोड़ा सा उसमें सिर्फ 2 सेंट्स मेरे ये हैं कि नंबर 1 तो ये कि पाकिस्तान इंडिया की जो कन्वेंशनल मिलिट्री जो हमारी कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें जो हमारी जो मैट्रिक्स है, उसके अंदर तो पैरिटी और कंपैटिबिलिटी जो है ना वो 100% एग्जिस्ट करती है। पैरिटी और कंपैटिबिलिटी इन अ वे कि दू बदू के अंदर जो है वो तीनों जो भी जोन्स हैं, चाहे वो सरफेस पे हो या सब सरफेस हो या एयर में हो या मिसाइल्स में हो या टेक्निकल हो या स्ट्रेटेजिक हो, जिस तरीके से भी वो आते हैं कन्वेंशनल का मतलब है जो लैंड की फोर्सेज होती है या एयर की फोर्सेज होती है, जो आर्मी, नेवी और एयर फोर्स जो है, जो नॉर्मल फोर्सेज हैं, वो फौजें एक दूसरे के हम पल्ला हैं। हम पल्ला से मुराद ये है कि जितना आपके पास कॉरिडोर अवेलेबल है तो उसमें आप उतनी ही फोर्स डाल सकते हैं। अगर इंडिया की फोर्स 5 गुना बड़ी है तो कॉरिडोर आपको अलाउ ही नहीं करता कि आप 5 गुना बड़ी फोर्स लाके वहां पे कर दें, नंबर 1। हाँ, लेकिन जो आपके लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, जो 5th जनरेशन वॉरफेयर चल रही है, जिसके अंदर जो है ना आपको दुश्मन का पता नहीं होता, प्रॉक्सीज के थ्रू जो आप खेलते हैं, दिस इज द लेटेस्ट जो एक ग्लोबल, जिसपे ये हमने जब से तालिबान और दाइश और ISL और ISIS और खुरासान और कल का पेशावर का धमाका हुआ और बलूचिस्तान का वो कुलभूषण वाले वाकयात, यहां पे डेफिनेटली इंडिया को एज है, और इंडिया जो है वो बहुत ही हेवली इन्वेस्ट कर रहा है थ्रू अफगानिस्तान, थ्रू ईरान, इन बलूचिस्तान, इन RKPK, और जो उसके अंदर फंडिंग्स भी इन्वॉल्व है, उसमें ट्रेनिंग भी इन्वॉल्व है, उसमें सपोर्ट भी इन्वॉल्व है, और डेफिनेटली वी आर सफरिंग विद दैट। लेकिन इसमें जो इंडिया की जो हेगेमोनिक स्पेंडिंग है उसको अगेन मैं थोड़ा सा साइड पे रखूंगा, क्योंकि वो जो स्पेंडिंग है इंडिया की डिफेंस के ऊपर, वो बेसिकली पाकिस्तान उसके अंदर ये LIC के लिए नहीं है। इंडिया रीजन में, इस खित्ते में जो एक्चुअल टारगेट कर रहा है वो चाइना से जो है ना अपनी पैरिटी एग्जिस्ट करवाने के, कंपैटिबिलिटी को। तो इंडिया इज चेजिंग चाइना, तो उसकी जो डिफेंस एक्सपेंडिचर की इन्वेस्टमेंट्स है, हमें ये भी तनाजुर में देखने की जरूरत है। इट इज द वॉर बिटवीन चाइना एंड इंडिया, और उसमें भी चाइना ने जो इंडिया को पिछले 1-2 साल पहले जो उसकी नॉर्दर्न एरियाज में, हिमालय में जो एक उसको डेंट डाला था, वो भी रिकॉर्ड पे है। कभी सेक्रेट उसको एक छोटा सवाल को ब्रेक भी जाना मुझे। प्लीज। आपने कहा ना ये जो प्रॉक्सीज की गेम है, ये प्रॉक्सीज की गेम में इस तरह के जो बिग टाइकून्स या बिग ग्रुप्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं फाइनेंशियल मनी लॉन्ड्रिंग, पैसा आ कहां से रहा है, फनल हो कहां से रहा है, और स्पेशली इस तरह की जो कंपनीज होती हैं, ये तो समझ लीजिए कि ये तो उनकी ये तरीके से है ही उनकी। नॉट रॉन्ग कि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से अगर प्रूव होता है तो एक्चुअली कहीं मेजर इश्यूज तक पहुंच सकता है। मैं कह रहा हूं इसको मनी लॉन्ड्रिंग, इसको FATF को इसका बड़ी फौरन इसको उठाना चाहिए, देखना चाहिए कि इतनी बड़ी कंपनी। पाकिस्तान बेसिकली, पाकिस्तान को तो बहुत कुछ रिपोर्ट करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की अपनी जो इनस्टेबिलिटीज और हमारी अपनी जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, अगर हम अपने पैरों पे खड़े हो, अपनी गवर्नेंस को सीधा करें, तो फिर अपने को दुश्मन पे हाथ डालेंगे। पाकिस्तान वो भी एक इशू है, अनफॉर्चुनेटली इश्यूज हैं, और यकीन तौर पे मैसिव इश्यूज हैं, और पाकिस्तान में इस वक्त IMF के हवाले से भी जो मामला चल रहे हैं वो कहां तक पहुंचेंगे और इसका क्या कोई सिरा भी निकलता है या नहीं, इसके बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का ताज़ा। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा तस्करा पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज के ऊपर राइटली पॉइंटेड आउट कि अगर पाकिस्तान माशी तौर पर मुस्तहकम नहीं होगा, पॉलिटिकली स्टेबल नहीं होगा, तो पाकिस्तान दुनिया भर में अपना मुकदमा कैसे पेश कर सकता है और दूसरे के हवाले से कैसे कह सकता है कि वो गलत कर रहा है, चाहे वो लाख की गलत क्यों ना हो। आमिर साहब, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला
आईएमएफ है, इकोनॉमी है, और आज भी अगर जो खबरें अब तक आई हैं, कुछ भी कहना यकीन तौर पे एवरी सेकंड ये तब्दील हो जाता है कि डॉलर की कदर में एक और बड़ा इजाफा रिकॉर्ड हुआ और यकीन तौर पे रिकॉर्ड $17 तक पहुंच चुका है। हाउ डिफिकल्ट इट्स गेटिंग फॉर पाकिस्तान कि पाकिस्तान अपने माशी सूरत हाल के ऊपर किसी तौर पे काबू पा सकता? में इस वक्त जो इन्फ्लेशन है वो तकरीबन 27% के करीब है, जो कि 35% तक जा सकती है। लेकिन अगर हमने IMF के साथ अपनी मामलात सही तौर पे नहीं तय किए तो इट कैन गो बियॉन्ड 50-56% जो भी, यानी कि हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ भी हम जा सकते हैं। और ये जब हाइपर इन्फ्लेशन होगी तो फिर इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। तो इस वक्त जो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा टास्क होना चाहिए वो होना चाहिए हाउ टू develop that trust with IMF. The problem with the whole situation is कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का ट्रस्ट जो है वो पाकिस्तान पे उस तरह से नहीं है, और उसकी वजह जो है वो ये है कि हमारे ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज़म्स वीक हो गए हैं पिछले कुछ महीनों में। हमारे पास हमें ये शोकेस करने की ज़रूरत है कि अगर दुनिया हमें पैसा देती है तो हमारे अंदर कैपेसिटी भी है और इंटेलेक्ट भी है कि हम उसको प्रॉपर वे में स्पेंड कर सकते हैं। दूसरा जो बड़ा चैलेंज है कि अगर हम ये ट्रस्ट बिल्ड करने में कामयाब हो जाते हैं और IMF इसके बाद हमारे साथ आ जाता है, जिसको IMF ने अपनी ऑब्जर्वेशन में इंडिकेट भी किया है, तो फिर फ्रेंडली नेशन से भी हमें बड़ी सारी जो इमदाद है वो आ सकती है। लेकिन जो पहला स्टेप है वो है हाउ टू बिल्ड दैट ट्रस्ट, और IMF के साथ अपने मामलात को हम फौरी तौर पर आमिर साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर ये जो ट्रस्ट की आप बात कर रहे हैं, ये किस किस्म का ट्रस्ट है? ये डिसिप्लिनरी ट्रस्ट है या ये गवर्नमेंट की सस्टेनेबिलिटी का ट्रस्ट है? इसमें जो है बेसिकली 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो पैसा पाकिस्तान में आएगा वो अकाउंटेबल होगा, यानी कि उसको ट्रांसपेरेंट मैनर में स्पेंडिंग की जाएगी उसकी। एक तो ये है। दूसरा ये भी है कि जो लोग इसको स्पेंड करेंगे क्या उनके अंदर कैपेसिटी है और क्या वो अकाउंटेबल हैं इस स्पेंडिंग को इंश्योर करने के लिए। सो ये दोनों तरह की चीज़ें हमने, क्योंकि जब अपने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के मामलात को थोड़ा नरम किया तो ग्लोबल ट्रस्ट भी थोड़ा सा हमारे ऊपर वो हुआ है कि हमने अकाउंटेबिलिटी का कोई मैकेनिज्म अब स्ट्रॉन्ग नहीं है कंट्री में। सो आई सी कि इस चीज़ को इंश्योर करना हमें पड़ेगा। दूसरा ये कि जो इनडायरेक्ट वे में कहा गया है वो ये कि जो गवर्नमेंट है उसके अंदर रेलेवेंट लोग ऐसे होने चाहिए जो कि उस फाइनेंस के मामलात को और इकोनॉमी के मामलात को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सो इस वक्त जो हमारी सारी पिछले 9 महीने की मेहनत है वो सिर्फ बैलेंस और अकाउंटिंग के बैलेंस की तरफ लगी हुई है। हमारा कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को किक स्टार्ट कर सकता हो। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। सर, आपने जो 3 बातें कही ना, मुझे आपने तीनों मामलात के ऊपर पहले आपने होश उड़ा दिए, फिर आपने मुझे सवालिया निशान बनवा दिया, क्योंकि आपने कहा ना कि जो महंगाई की शरह है वो 50% तक हाइपर इन्फ्लेशन तक सूरत हाल पहुंच सकती है। तो मैं सोचूंगा कि उस वक्त मॉनेटरी पॉलिसी का रेट क्या होगा, तो फैसला उस हिसाब से किया जा सकता है। दूसरा ये सवाल मेरा आपने जो मेरे जहन में उठा दिया कि आपने कहा ट्रांसपेरेंसी, IMF को भी पता है कि पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंसी किस चिड़िया को कहते हैं। और तीसरा सवाल आपने कहा कि एक ऐसा सेटअप हो जो कि फाइनेंशियल सिचुएशन को समझता हो। तो सर, आपको नहीं लगता कि इसहाक डार साहब के अलावा इधर है कोई पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत की नजर में जो फाइनेंशियल सिचुएशन को समझता हो? खान साहब, यू वांट टू ऐड ऑन दिस? जी, मैं थोड़ा सा जो ना, मैं आपको बिल्कुल एक रेडिकल एक अप्रोच और थॉट दूंगा और फैक्ट्स के साथ उसको प्रूफ करने की कोशिश करूंगा। भाई, सबसे पहली बात तो ये कि जब आप कोई भी नेगोशिएशंस कर रहे होते हैं, कोई ऑपरेशन कर रहे होते हैं, कोई आप ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं, तो उसका एंड गोल आपने देखना होता है वो क्या है। एंड गोल IMF के साथ ये आपका जो है ना, ये सब इट्स अ काइंड ऑफ रिव्यू, और ऑलरेडी आप $6-7 बिलियन उनसे ले चुके हैं ये उस पर, और आपने बहुत कुछ उनको लिख के दिया हुआ था जो कि आपने फुलफिल नहीं किया है। वो ट्रस्ट डेफिसिट है बेसिकली, जो ट्रस्ट की बात आ रही थी। और सेकेंडली, अगर इस रिव्यू के बाद जो आपका अनलीश हो रहा है, जो रिपोर्टेडली है समवेयर अराउंड $1.3 बिलियन,
टोटल कॉस्ट दैट यू हैव इज, जो आपने कर दिया है पास में बैड गवर्नेंस से, उसमें बहुत कुछ कहा जा चुका है, इतना लोगों ने बातें की भी, आई वोंट लाइक टू रिपीट इट बैक अगेन। लेकिन इस आईएमएफ के 1.3 बिलियन डॉलर की रिलीज को, और जिसके साथ हमने कंटिजेंट कर दिया कि ग्लोबल के जितने भी जो लोकल और प्राइवेट और इंटरनेशनल और रीजनल फंड्स हैं एट द स्टेट लेवल, एट इंस्टीट्यूशन लेवल, वो भी इसके साथ ही हिंज है कि अगर आईएमएफ हमें रेटिफाई करेगा तो फिर वहां से वो चीजें ट्रांस आना शुरू हो जाएगी। यहां पे मैं एक चीज आइडिया करना चाहूंगा कि यार ये तो एक एंगल हो गया ना, लेकिन बात यह है कि एट द एंड ऑफ द डे क्या हो जाएगा अगर ये 1.3 बिलियन डॉलर आईएमएफ के नहीं आते, नेगोशिएशंस फेल हो जाती हैं, और ये जिस तरीके से 50% प्लस की ये बात कह रहे हैं कि उसके जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स में ये कुछ आएगा और हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। व्हाट इज डिफॉल्ट? डिफॉल्ट के ऊपर यही है ना कि जो आपके पास लोन है, यू डोंट हैव द पावर टू पे इट बैक। जो उसकी कॉस्ट है वो आप उसकी जो भी उसके ऊपर आपने उसके ऊपर मार्कअप्स हैं जो आपने रिटर्न करने वो नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल सही। मैं यहां पे अब आपको मैंने कहा ना फैक्ट्स के ऊपर मैं आना चाहूंगा, कोई बहुत अच्छे काबिल इकोनॉमिस्ट और फाइनेंशियल एनालिस्ट में बिठा लीजिएगा, अगले शो में उनसे भी बात कर लेते हैं। लोगों को ये नहीं पता कि हमारा जो टोटल पाकिस्तान का डेट है, डेट टू जीडीपी रेशियो, इट्स समवेयर अराउंड 80% ऑफ द जीडीपी। सही। अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का करंट डेट टू जीडीपी रेशियो निकाल लीजिए, दैट इज होवरिंग अराउंड 140%। एग्जैक्टली। अगर उसके पास $100 है तो $140 उसने लोन लिया हुआ है। मेरे पास अगर $100 हैं तो मेरा उसमें से $80 जो है वो लोन है। बिल्कुल डिफरेंस चेक कीजिए, नंबर वन। अच्छा, आउट ऑफ दैट जीडीपी जो डेट टू जीडीपी रेशियो मैंने आपको ये 80% की दी है, इसमें जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, जो मेरा लोकल डेट है वो 66% से ज्यादा है, वो 2/3 है ऑफ द टोटल डेट। इट इज हार्डली 33% of the 80% of the debt which I owe to the foreign international investors. Now look at the situation कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल 10 रुपीज किसी के 9 रुपीज वापस करने हैं तो 6 रुपीज तो मेरे लोकल इंटरनल की है ना, अपने लोकल बैंक्स के ही हैं। इनका रोल ओवर अगर स्टेट को, क्या मुझे ये पाकिस्तान के प्राइवेट या नेशनल बैंक या पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स जो हैं, अगर मैंने उनका पैसा वापस नहीं किया तो वुड दे लाइक टू टेक मी टू द डिफॉल्ट स्टेट status? Out of question. It is not possible rather. तो it is hardly 33%, और 33% में भी अगर मैं उसका फर्दर पोर्टफोलियो आपको निकालूंगा तो उसमें से 90% डेट वो है जो कि बड़ा इजीली आपका रोल ओवर के ऊपर मौजूद है। आई एम नॉट सेइंग कि ये बड़ी कोई अच्छी सिचुएशन है, ये रोजी सिचुएशन है, लेकिन ट्राई एंड अंडरस्टैंड एंड इमेजिन स्ट्रेट अवे हमने क्राइसिस करके पूरी कॉम को देखे, एक सेंटीमेंट जो बिल्ड हो जाता है ना, उस सेंटीमेंट के बिल्ड होने के बाद जो उसका ट्रिकल डाउन होता है, इस पाकिस्तान में वो हो रहा है। और यहां मुझे आप कहने दीजिएगा कि जो हम डॉलर की बात कर रहे हैं, डिवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, everything is pegged with one thing, which is the hoarding of the dollars. Very unfortunately, let me say it on record, हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो हमारी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के इस वक्त जो सी सूट एग्जेक्टिव्स हैं, on record I am saying it on your program, they are in their connivance, they are involved, allegedly वो डॉलर्स की होर्डिंग में, इन्वेस्टमेंट्स में इन्वॉल्व हैं। Just who's supporting them? Who's supporting? उसका सर आपने एक बात कही ना, मैंने आपको who's supporting, इसलिए कोई आप ये ना कि who's supporting them, आप ये कहें उन पे चेक क्यों नहीं कर रहा? This is the responsibility of the regulator of the State Bank of Pakistan. जिस तरीके से अभी अपने इंडिया की बात की, तो हमारा स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान उसको इस वक्त assertively, very aggressively डॉलर की जो ट्रेज है, स्टेट बैंक को डायरेक्शंस कौन दे रहा है? इस साहब दे रहे हैं सर। देखें स्टेट बैंक, वो बात लंबी हो जाएगी। स्टेट बैंक नहीं सर, अभी एक ये देख लीजिए हो क्या रहा है। अभी हम इसको आप देखिए, हम बात करते हैं प्रॉब्लम की, इमीडिएटली हम उसमें चले जाते हैं कि इसको हमने इजी कैसे करना है। वन थिंग, अच्छा, सेकेंडली नॉट ओनली द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि इन्वॉल्व है डॉलर्स की होर्डिंग के अंदर, जो इसकी सेंटीमेंट क्रिएट कर रहे हैं, और सेंटीमेंट भी मैंने आपको पहले कहा ना, फॉल्स सेंटीमेंट है। 33% फॉरेन डेट में से भी 90% वो जो कि रोल ओवर हो सकता है, 66% आपका लोकल डेट, डॉलर को होल्ड करके नॉट ओनली द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इवन के लोग। सर सोल्यूशन बता दें सर। सोल्यूशन तो ये है कि इस जो मैंने आपसे अभी बात की है, इस बात में मुझे आके कोई चैलेंज करे इस प्रोग्राम के बाद आपकी थ्रेड में, तो मैं दोबारा इस पे बहस कर लेते हैं। बात ये कि ये सेंटीमेंट जो है इस वक्त नेगेटिव क्रिएट किया गया है। एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू बी ऑन डिफॉल्ट लिस्ट। एक और मुझे आर्गुमेंट दे दे, पाकिस्तान क्यों डिफॉल्ट नहीं होगी, तो मैंने आपको इसका डेट का प्रोफाइल दे दिया। दूसरा भी आप आर्गुमेंट ले लीजिए, पाकिस्तान को इस वक्त इंटरनेशनल ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स और जो भी ग्लोबल इसमें हेगेमोनिक पावर्स हैं, in front, in background, they just cannot afford a country which is the 5th largest populous country of the world, nuclear power के इसको डिफॉल्ट पे लेके जाएं। एंड सेकेंडली, थर्डली, नॉट ये किसी उसे हाइपरबोलिक सेंटीमेंट में जज्बात पे नहीं मैं आपसे बात कर रहा, मैं बात ये कह रहा हूं इस वक्त वर्ल्ड में रशिया यूक्रेन की वॉर के बाद, रशिया यूक्रेन की करंट वॉर के बाद
जो लेटेस्ट सिनेरियो बढ़ा हुआ है वो अगर आप ग्लोबल इन्फ्लेशन को अगर आप चेक करेंगे तो होल वर्ल्ड, एंटायर वर्ल्ड इज अफेक्टेड, और उस अफेक्टेड वर्ल्ड के अंदर वो फर्दर एक और क्योस क्रिएट करके अपने लिए फर्दर प्रॉब्लम्स नहीं करनी। मैं इसको एंडोर्स भी करता हूं, ये भी कहता क्वेश्चन क्या हूं है? कि इस हवाले से यूके में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आई डोंट डाउट ऑन दिस। सर सवाल मेरा फिर वही है, इस वक्त आपका वजीर आजम मुल्क का ये कहता है कि आईएमएफ हमें टफ टाइम दे रहा है, द मीटिंग इज गोइंग ऑन एंड ही इज क्लेमिंग आई एम नॉट बाइंग, आई एम नॉट सपोर्टिंग, इसको आपके लिए बोंगी है, बेवकूफी है, इट शुड बी वेरी लूज टॉक। कॉन्फिडेंट ना, अगर आप वजीर आजम ही मुल्क का कॉन्फिडेंट नहीं होगा, कि फाइनेंस मिनिस्टर ही कॉन्फिडेंट नहीं है, ही इज सेइंग, ही इज एडमिटिंग आईएमएफ इज गिविंग टफ टाइम, तो कोई और कैसे भरोसा करेगा? आपके लोकल इन्वेस्टर्स कैसे भरोसा करेंगे? पाकिस्तान की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और जो इनस्टेबिलिटीज हैं, जो इस वक्त क्राइसिस सिचुएशन चल रही है, और फॉर द पास्ट वट एवर ईयर, जब से ये अपने साल डेढ़ से हमने जब से ये जो अपना जो नो कॉन्फिडेंस की हमने जो सिलसिला शुरू किया है, उसके बाद एक गवर्नमेंट बाहर है, एक गवर्नमेंट अंदर है, तो इस वक्त तो वो एक खिचड़ी पकी हुई है। गवर्नमेंट अंदर नहीं फिलहाल, आई एम सॉरी, बेग टू डिफर दिस, वो एक पॉलिटिकल डिबेट में हम चले जाएंगे। व्हाट वी स्टार्टेड अप विद, मैं आपको सिर्फ ये प्रूव करना चाह रहा था कि डॉलर्स के अंदर इस वक्त रेडिकल तरीके से उन लोगों को चेक करने की जरूरत है जो इसकी होर्डिंग में इन्वॉल्व है, क्योंकि एक इसकी नेचुरल प्राइस है और एक इसकी ड्यू टू होर्डिंग प्राइस है, जो लोगों ने इसको इन्फ्लेट किया हुआ है, और हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को जो हमने पेमेंट नहीं कर पाएंगे, प्लीज एक्चुअली नॉट डूइंग एनीथिंग टू स्टॉप द होर्डिंग। आमिर साहब, होर्डिंग की बात हो रही है ना, डू यू सी, आपने तो देखा होगा, आप तो इस्लामाबाद में करीब रहते हैं सर, मुझे पता है आपने देखा इसहाक डार साहब की कोई बॉडी लैंग्वेज से आपको ऐसा लगा हो ही इज कॉन्फिडेंट इनफ टू टर्न आउट द इवेंट्स और तब्दील करके रख दें? इज इट व्हाट यू सी? मेरे ख्याल में इसहाक डार साहब की अप्रोच और लैंग्वेज जो है वो उनकी वही है जो आज से 10 साल पहले थी, एंड ग्लोबल फाइनेंशियल लैंग्वेज भी चेंज हो गई है उसके बाद से, और जो मेजर इंडिकेटर्स होते हैं जिनके ऊपर काम किया जाता है वो भी चेंज हो गए। सो ही वाज, उनकी अपनी दानिश में था कि वो किस तरह से करेंसी को कैसे कंट्रोल में रखेंगे, जो कि नहीं हो सका, और उसके अब हम सम्राट अब देख रहे हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, एक चेकलिस्ट दी है आईएमएफ ने कि ये आपने इश्यूज करने हैं क्रिएट। अगर ये आईएमएफ को क्यों ज़रूरत पड़ती है कि वो कहे कि पाकिस्तान के जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके असासे जो हैं वो ट्रांसपेरेंटली पब्लिकली अवेलेबल होनी चाहिए? सारी दुनिया में ये चीज़ होती है, तो और हमें इस पे एतराज। सर दुखती रख पे हाथ रख दिया आईएमएफ ने जी, तो दुखती रख पे हाथ रख दिया ना, ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, इनके ऊपर अगर हम जल्द से जल्द, पहले पिछली गवर्नमेंट में असद उमर साहब ने डिले किया, इस गवर्नमेंट में इसहाक डार साहब डिले कर रहे हैं, तो आई थिंक कि कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं, जो जितने बुरे काम थे हम कर चुके हैं, टैक्सेस बढ़ा चुके हैं, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा चुके हैं। अब हम, द प्रॉब्लम इज़ कि सारी दुनिया में आईएमएफ को एज अ विलन पेश किया जाता है कि उनकी वजह से ये सब हो रहा है। पाकिस्तान में हम आईएमएफ को एज अ सेवियर दिखाते हैं कि जी हम उनसे इतने पैसे हमें मिल रहे हैं। सर हमारा लव हेट रिलेशनशिप है ना आईएमएफ के साथ, इट्स अ ब्यूटीफुल विलन फॉर अस, कि हम जानते हैं कि डसना है फिर भी हम उसी के पास जाते हैं। लेकिन नाज़िर साहब, जस्ट टू समराइज ऑल दिस थिंग, कि इस वक्त जो आमिर साहब ने कहा ना कि एक्चुअली इश्यूज तो हैं, और वो इश्यूज हैं जो दुनिया भर में रिजॉल्व हो चुके हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो पा रहे? व्हाट इज स्टॉपिंग? एक चीज और भी ऐड कर दें, इजी स्टेप्स से वो ले लिए गवर्नमेंट ने, लेकिन स्ट्रक्चरल चेंजेस के जो स्टेप्स हैं वो गवर्नमेंट नहीं लेती, चाहे इस गवर्नमेंट की बात करें या प्रीवियसली गवर्नमेंट्स की बात करें। आमिर साहब ने बड़ी पॉइंट बात की है। देखें, इसहाक डार साहब का जो बॉडी लैंग्वेज थी वो आज से 10 साल पहले की बॉडी लैंग्वेज है। दुनिया चेंज हो गई, FATF की SOPs हमने फॉलो कर ली, हम FATF के ग्रे लिस्ट से बाहर आ गए। FATF की ग्रे लिस्ट की जो SOPs हैं अगर आप उसको देखें तो उसमें हम 10 साल और आज के उसमें बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया, ठीक है। मतलब हमें अगर FATF की वो ग्रे लिस्ट की जो SOPs उनको फॉलो करना है तो हमें अपनी प्लान ऑफ एक्शन चेंज करना पड़ेगा, हमें अपनी प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी, हमें नए प्लान ऑफ एक्शन को जो है वो डिजाइन करना पड़ेगा, जो कि हमने नहीं किया ना 4 साल पहले हुआ ना। देखिए अगेन वही बात, हम कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे ना, हम वो उस चीज़ की नज़ाकत को ही नहीं समझ पा रहे कि हो क्या रहा है। हम अभी तक जो है पर्सनैलिटीज़ को पूछ रहे हैं,
हम सिस्टम को जो है वो नथिंग न्यू इन पाकिस्तान। लेकिन कर्नल साहब फाइनल कमेंट मुझे मेरा please फाइनल बताएं। कमेंट इसका, मैं बॉटम लाइन ये कहूंगा कि वो एक पंजाबी की मिसाल है, मंजा मंजा दी बहना, भैंसे भैंसे जो होती हैं ना एक दूसरे की बहनें होती हैं, तो ये पूरा का पूरा टोला है, कल्ट है, द वन हु इज द रूलिंग एलीट्स। और जब रूलिंग एलीट्स की बात आ जाती है तो इस वक्त जो गवर्नमेंट में है और जो गवर्नमेंट से बाहर है और जो गवर्नमेंट से बाहर नहीं है, जो अंदर है, वट एवर जबकि आप देखिएगा तो इतने केसेस बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, मैसिव करप्शन हुई है, कोई करप्शन के ऊपर आगे बात नहीं कर रहा, ना ही कोई करप्शन के केसेस बन रहे हैं। बात बन रही है तो किसी ने ये कर लिया, किसी ने वो कर लिया, तो सब एक दूसरे को जो है ना वो कवर रख रहे हैं। बाकी जिस तरीके से कहा कि टास्क फोर्स बनने की जरूरत है कि पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट्स के जो ऑफिशियल्स हैं उनका जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और वो डेफिनेटली वो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, वो पब्लिक से ड्रॉ कर रहे हैं, पब्लिक के एक्सचेकर पे चल रहे हैं, तो उनके जो एसेट्स हैं वो शुड बी ऑन ग्राउंड होने चाहिए। और ये तो मैं अगली बात ये कहूंगा कि नॉट ओनली दिस कि पब्लिक सेक्टर ऑफिशियल्स के जो एसेट्स हैं वो डिस्क्लोज होने चाहिए, बल्कि जो पब्लिक सेक्टर की ओवरऑल गवर्नेंस मैकेनिज्म है, IMF पता नहीं वो पॉइंट क्यों नहीं रेस कर रहा, क्योंकि उसके अंदर इतनी मैसिव जो है ना उसके अंदर फेलियर्स है, उसकी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करने की जरूरत है। जो काम आप 10 रुपए में या 100 रुपए में कर सकते हैं, गवर्नमेंट के अंदर वही काम जो है वो लाखों रुपए में जाके हो रहा होता है। पूरे के पूरे फ्लीट्स जो है ना वो जाया करके और उनको जो है ना वो मतलब एक रस्टिक है सवाल हमारी। और वो सर जी जी आमिर साहब, हमारे मुल्क में जो नया कानून है 50 करोड़ से कम की करप्शन नहीं समझा जाता, IMF को इस बात का पता है? मेरे ख्याल में पता तो है, लेकिन अगर हम खुद रियलाइज करके इसको एड्रेस कर लें तो अच्छा है, वरना नेक्स्ट फेज में निगोशिएशन में शायद ऐसी चीजें भी आ रही होंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हाँ सर, जी, आपका जी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा माशी हालात के ऊपर कोई एक मैसिव प्लान बने, कोई एक्शन होता हुआ नजर आए, क्योंकि फिलहाल सियासी रस्साकशी ने पाकिस्तान को तो ऐसी जगह पहुंचा दिया है जिसके बाद हम दुआ गो हैं और हम पूरी उम्मीद भी हैं कि पाकिस्तान वहां से निकल के आगे आ जाएगा। लेकिन इतनी मुश्किल हालात में आकर डालना ही क्यों? और एट दी एंड इस तमाम सूरत हाल का जो बोझ है वो आम आवाम को उठाना पड़ता है। ये अशराफिया इस सबसे बड़ी जिम्मा है, इनको कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता कि डॉलर कहां चला गया, महंगाई कितनी हो गई, शायद इनको फर्क इसलिए भी नहीं पड़ता कि इनके स्टिक्स पाकिस्तान में मौजूद नहीं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।